हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तक्षा इंस्टीट्यूट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको लास्ट लेक्चर का एक ब्रीफ सा रिवीजन देना चाहूँगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स किसे कहते हैं, फिर अपन ने उनका क्लासिफिकेशन देखा था, फिर हमने नोमेनक्लेचर सीखा था और लास्ट में अपन ने नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखा था। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं हेलो एल्केन्स की, तो जब भी अपन किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं किससे, हेलोजन एटम से, तो मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को अपन हेलो एल्केन्स या फिर एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिखा किसका, एल्केन का, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे करा दिया, एक हेलोजन एटम से। तो जो मेरा प्रोडक्ट बना उसी को अपन कहते हैं हेलो एल्केन। फिर मैंने कहा था कि अपन के स्ट्रक्चर में कितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे अपन हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स present in our structure we can classify haloalkanes into monohaloalkane, dihaloalkane and polyhaloalkane। तो जब मैं बात करता हूँ मोनोहेलोएल्केन की, तो जब भी अपन के हेलोएल्केन में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, जब भी हमारे स्ट्रक्चर में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो ऐसे हेलोएल्केन्स को अपन मोनोहेलोएल्केन्स कहते हैं। अगर हमारे स्ट्रक्चर में कितने हेलोजन एटम्स हैं, अगर हमारे स्ट्रक्चर में 2 हेलोजन एटम्स मौजूद है, तो ऐसे हेलोएल्केन को अपन डाइहेलोएल्केन कहते हैं। तो लास्ट क्लास में एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करना रह गई थी, तो आज मैं बता देता हूं। तो डाइहेलोएल्केन्स जो होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जेमिनल डाइहेलाइड और दूसरा विसिनल डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। अगर मैं जेमिनल डाइहेलाइड की बात करूं तो देखो, जब भी हमारे 2 हेलोजन एटम्स सेम कार्बन से बॉन्डेड हो, जब भी हमारे दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन से बॉन्डेड हो, तो ऐसे डाइहेलोएल्केन को अपन जेमिनल डाइहेलाइड कहते हैं। वैसे ही अगर हमारा हेलोजन एटम जो है, हमारे जो हेलोजन एटम्स है, अगर ये एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद हो, मतलब एडजेसेंट मतलब आमने सामने वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो, तो ऐसे हेलोएल्केन्स को अपन विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ डाइहेलोएल्केन, दैट इज जेमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। अब अगर मैं बात करता हूं पॉलीहेलोएल्केन की, तो जब भी हमारे स्ट्रक्चर में 2 से ज्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उसी को हम लोग किसके अंदर कैटेगराइज कर देंगे, उसको हम लोग पॉलीहेलोएल्केन्स के अंदर क्लासिफाई कर देंगे। तो एग्जांपल मैंने लिया है, देखो CHI3, तो यहाँ पे कितने हेलोजन एटम्स मौजूद है, यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स मौजूद है। और यहाँ पे नेक्स्ट में भी देखो CHCl3, यहाँ पे भी कितने हेलोजन मौजूद है, 3 हेलोजन एटम्स मौजूद है। तो सिंस यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स हैं, तो इनको हम लोग कह देते हैं ट्राइहेलोएल्केन। ये जो ऊपर वाला है CHI3, इसका नाम है आयोडोफॉर्म, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, रिएजेंट है। और इसे हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ इसको हम लोग देखते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में, इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे ही CHCl3 को अपन कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब अगर मैं बात करूं लास्ट वाले एग्जांपल की, ये क्या है CCl4, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अपन को दिख रहा है यहाँ पे कितने हेलोजन एटम्स मौजूद है, यहाँ पे 4 हेलोजन एटम्स मौजूद है, तो इसे हम लोग कहेंगे टेट्राहेलोएल्केन। तो ये भी किसके अंदर आता है, पॉलीहेलोएल्केन के। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि CCl4 को अपन सॉल्वेंट के तरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो जब मैं किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या करता हूं, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करता हूं किससे, हेलोजन एटम से, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वही कहलाता है हेलो एरीन्स। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, मैंने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है बेंजीन, तो बेंजीन का मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया किससे, हेलोजन एटम से, तो मेरा जो प्रोडक्ट बना उसी को मैं कह देता हूं हेलो एरीन। सिमिलरली जिस तरह से हम लोग हेलोएल्केन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट, उसी तरह अपन हेलो एरीन्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपन को कितना हेलोजन एटम्स दिख रहे हैं, एक सिंगल हेलोजन एटम दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मोनोहेलो एरीन्स। यहाँ पे 2 हेलोजन एटम्स है, तो इसको कह देंगे डाइहेलो एरीन्स। और यहाँ पे 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको कह देंगे ट्राइहेलो एरीन्स, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी, हमने क्या किया था, हमने मोनोहेलोएल्केन्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप या फिर डिग्री ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड। मतलब मेरा जो हेलोजन एटम है वो
कौन से डिग्री कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, उसके बेसिस पे मैंने मोनो हेलो एल्केन को 3 क्लास में क्लासिफाई किया था। सबसे पहले मैंने कहा था प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन और टर्शरी मोनो हेलो एल्केन। तो जब मैं बात करता हूं प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन की, तो यहां पे अपन को क्या देखने को मिलता है, यहां पे अपन को देखने को मिलता है कि अपना जो हेलोजन एटम है वो 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। जबकि सेकेंडरी मोनोएल्केन में हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पे देखने को मिलता है कि हमारा हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। और टर्शियरी मोनोएल्केन में क्या होता है, यहां पे हमारा हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। तो ये था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मोनोहेलो एल्केन। इसके बाद हमने बात की थी एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहले एलाइलिक ग्रुप क्या होता है या फिर बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, वो अपन को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो जब भी मैं बात करता हूं एलाइलिक ग्रुप की, तो ये जो ग्रुप है इसे हम एलाइल ग्रुप या फिर एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो जब इस एलाइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन लिंक्ड हो जाता है या फिर एक हेलोजन इसमें ऐड हो जाता है या फिर बॉन्ड हो जाता है, तो अपन का जो फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, उसी को अपन क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। और याद करो मैंने एलाइलिक हैलाइड को डिफाइन भी किया था। तो मैंने जब एलाइलिक हैलाइड को डिफाइन किया था, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था जब भी हमारा हेलोजन एटम ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड है विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, तो उस टाइप के हैलाइड को, उस टाइप के हेलो एल्केन को अपन क्या कह देंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, whenever our halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon which is present next to a double bond, then such type of haloalkanes या फिर alkyl halides are known as allylic halides। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेंजाइलिक हैलाइड की। तो इससे पहले बेंजाइलिक हैलाइड से पहले किसको देखो, बेंजाइल ग्रुप को। तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH2 ग्रुप प्रेजेंट है और इस पे एक फ्री वैलेंसी है, तो इसी को अपन कह देते हैं बेंजाइल ग्रुप। ये ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजाइल ग्रुप कहलाता है। अब जब बेंजाइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन एटम बॉन्डेड हो जाता है या फिर यहाँ पे आके बैठ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। अब याद करो मैंने लास्ट क्लास बेंजाइलिक हैलाइड को भी डिफाइन किया था। मैंने कहा था कि जब भी हमारा हेलोजन एटम ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड है which is present next to an aromatic ring, एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग कौन सा है, बेंजीन रिंग है ना। तो such type of alkyl halides are known as benzylic halides। सॉरी ये क्या है, हेलोएरीन है, हेलोएरीन नहीं अल्काइल हैलाइड ही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, whenever halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon which is present next to an aromatic ring, then such type of haloalkanes are known as benzylic halides। क्लियर। और लास्ट में मैंने बात की थी विनाइलिक हैलाइड। तो जब मैंने बात की थी विनाइलिक हैलाइड, तो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, ये जो हेलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड होता है which is a part of double bond। So whenever halogen is bonded to a sp2 hybridized carbon which is a part of double bond, then it is known as vinylic halides। तो ये थी कहानी एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स की। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपके दिमाग में फिट हो पाएगा, समझ में आया। इसको अगर आप लोग 2 बार लिख डालते हो तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, तो मेरे को पता है ये जो यहाँ पे X होता है ये क्या है, हेलोजन है। और हेलोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है। और मुझे पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट्स की होती है, ग्रुप 70 वाले एलिमेंट्स की होती है। तो मुझे पता है ये जो हेलोजन एटम है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस कार्बन। तो होगा क्या, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब ये ऐसा करता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो जब भी हमें एक एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और उसके साथ वाले एटम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, तो उन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा बॉन्ड कहलाता है, उन दोनों के बीच का बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए CX जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे अपन ने 2 बात देखी थी, एक तो देखी थी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात और दूसरी हमने देखी थी डाइपोल मोमेंट की, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं म्यू से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q into D। Q किसे रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द चार्जेस
एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये सब हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। अभी मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ और म्यू का ऑर्डर पता होना चाहिए जब हम लोग टॉप से बॉटम तक आते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, कार्बन एटम तो सेम ही है, यहाँ पे कार्बन एटम क्या है, सेम है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है अपना हेलोजन एटम, और जैसे जैसे हेलोजन एटम चेंज हो रहा है, हेलोजन एटम का साइज चेंज हो रहा है, उसके साथ चेंज हो रही है बॉन्ड लेंथ, है ना। तो मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो मुझे दिखता है कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा तो मैं इसको इजीली ब्रेक कर सकता हूं एज कंपेयर टू इससे छोटे बॉन्ड से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि अगर ये होगा ज्यादा तो ये होगा कम। ठीक है, तो ऊपर से मैं जब नीचे आता हूं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ हो रहा है इंक्रीज, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पहला बात, ठीक है, ये थी पहली बात। दूसरी बात है म्यू की। तो जब मैं म्यू की बात करता हूं तो म्यू जो होता है ना, म्यू कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, इन दोनों के क्यूमुलेटिव रिजल्ट से। और जब मैं इन दोनों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट निकालता हूं तो मैं देखता हूं कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट जो है सी एफ बॉन्ड की होती है और मिनिमम जो होती है सी आई बॉन्ड की होती है। तो मैं ऊपर से जब नीचे आता हूं म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है, डिक्रीज। यहां पे ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहां पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक ट्रिक बता दिया था। तो मैंने कहा था जब भी आप लोग को बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ ले तो आप क्या कर देना, इसको बॉन्ड लेंथ को चेक करके देख लेना, और दोनों केस में ये जो दो वैल्यूज है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये तो थी हमारी लास्ट क्लास की बात। आज हम अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, और यहां पे अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये अपन दो पार्ट में कवर करेंगे। अपन कुल इसमें 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, 8 तरीके देखेंगे जिससे अपन मोनोहेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, इन 8 प्रोसेस में से, इन 8 मेथड में से 2 मेथड आज अपन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना ये छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से लेंथी है, इसलिए हम लोग इन दोनों को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहला मेथड देखेंगे कि अपन एल्केन से कैसे मोनोहेलो एल्केन्स बना सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। मतलब जब भी हम लोग एल्केन्स का फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, अपन को देखने को मिलेगा मोनोहेलो एल्केन्स बन रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो अब देखो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन या फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखो जब भी आपको एरो के ऊपर ऐसी कुछ कंडीशन दिख जाए, एच म्यू, दैट इज एच म्यू मतलब क्या होता है, सनलाइट, या फिर जब भी आपको एरो के ऊपर सनलाइट या हाई टेम्परेचर कंडीशंस मिल जाए तो समझ जाना वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है। सर इसे फ्री रेडिकल रिएक्शन क्यों करते हैं, तो जब भी कोई रिएक्शन लाइट या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होती है तो अपन को देखने को मिलता है कि वहां पे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। याद करो मैंने बताया था कि जब भी किसी बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स। हाँ, वही फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं इन कंडीशंस में। कौन से कंडीशंस में, सनलाइट कंडीशंस या फिर हाई टेम्परेचर कंडीशंस। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या है, हेलोजिनेशन। तो जब मैं बात करता हूं हेलोजिनेशन की तो इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। तो अब इस मीनिंग, मतलब इस रिएक्शन का अगर मैं मीनिंग बताना चाहूं तो मतलब अपन क्या करेंगे, हम लोग एल्केन में हेलोजन ऐड करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर कंडीशंस में। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन होती है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन को ध्यान होना चाहिए ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो सर ये क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग ध्यान रखो कि ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है। ये रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है कि यहाँ पे होता क्या है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब, व्हाट इज मीन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेना, है ना, किसी को सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एल्केन लिया है और मुझे पता है एल्केन को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद करो CH4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3H। तो ये क्या है अपना एल्केन। तो जब भी मैं एल्केन में क्या ऐड करता हूँ, हेलोजन ऐड करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर, तो होता क्या है, यहाँ से जो एक हेलोजन एटम है, ये एक हेलोजन एटम इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके HX का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा हेलोजन एटम इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और क्या बना देगा, हेलो एल्केन। मैंने कहा कि यहाँ पे प्रेजेंट एक हेलोजन एटम इसके साथ कंबाइन होके HX का फॉर्मेशन कर देगा और दूसरा हेलोजन एटम इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, है ना, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, हेलो एल्केन का। तो सिंस यहाँ पे रिप्लेस करके उसकी जगह ले रहा है कौन, हेलोजन एटम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह ले रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और सिंस ये HMU के प्रेजेंस में हो रहा है या मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसको हम कह देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अपन को ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम लोग एल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाते हैं, तो अपन को क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब मैं पहला एग्जांपल देखता हूं तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे को मीथेन का एक मॉलिक्यूल गिवन है और मुझे क्लोरीन दिया हुआ है और HMU दिया हुआ है। HMU मतलब सनलाइट, है ना। तो मुझे पता है जब भी ये मिल जाए तो यहाँ पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही होगी। और ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे हेलोजिनेशन हो रही है। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि एक हेलोजन एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या फॉर्मेशन करता है, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है और दूसरा किसके साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके HCl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये था मीथेन, ये क्या है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, जो कि क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में मुझे क्या गिवन है, नेक्स्ट में मुझे गिवन है इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे Br का एक एटम एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और दूसरा उसको रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। तो अब मैं यहाँ पे इस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस करूं या फिर यहां से रिप्लेस करूं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों में सेम टाइप के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। दोनों ही कैसे हाइड्रोजन्स हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन्स, 1 डिग्री हाइड्रोजन्स। तो मैं किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं एक ही बात है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है प्रोपेन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये देखो ये दो जो है, ये इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स है और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स है, दोनों सेम टाइप के हाइड्रोजन्स है और दोनों ही क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। जबकि ये जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये कैसा, किस टाइप का है, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या क्या कि एक बार अपन क्या करते हैं, अपन 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेरा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। और एक प्रोडक्ट और क्या बनेगा, और एक प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये वाला मेजर होगा और ये माइनर होगा। सर अपन कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर कौन सा माइनर, सर अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर। तो इसका आंसर जो है इसके मैकेनिज्म में छुपा हुआ है ना। लेकिन सर अपन को तो मैकेनिज्म नहीं करनी, अपन को तो सीधा डायरेक्ट इसको देखते हुए आंसर प्रेडिक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर अपन को देख के इसका आंसर प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो इसका
आंसर हमें मिल जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है वो पहले रिप्लेस होता है और वही क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की जब मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, उससे लेस रिएक्टिव होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो जब भी आपको पूछ लिया जाए कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा अगर प्रेजेंट है तो, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? हाँ 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन जब मैं रिमूव करके रिप्लेस करके जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर मैं 1 डिग्री को रिप्लेस करता हूं तो जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। यहाँ पे बताओ मेरे को कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सर मैं देख सकता हूं कि ये जो तीन कार्बन है यहाँ पे सेम टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे? 1 डिग्री 1 डिग्री। और जबकि यहाँ पे ये कौन सा डिग्री हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो बताओ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, 1 डिग्री या 3 डिग्री? तो मुझे पता है सर कि 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन ही क्या बनाएगा, अपना मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला, है ना। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आया? सर मेरे को तो नहीं पता कि ये डिग्री कैसे बताते हैं हाइड्रोजन का। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको जीओसी में बताया था कि जब भी हमारा हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो उस टाइप के हाइड्रोजन को कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। जब हमारा हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो ऐसे हाइड्रोजन को अपन कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन या फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन। और अगर हमारा हाइड्रोजन टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है तो उसे अपन कह देते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये बातें थी मेजर और माइनर प्रोडक्ट की। अब अपन को और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मुझे पूछा जाता है कि अपन को एल्केन्स दे देते हैं 2 से 3 और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एल्केन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा हेलोजिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो मुझे ध्यान होना चाहिए कि 3 डिग्री एल्केन सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात जो ध्यान होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। और तीसरी और आखिरी बात जो आपको इस रिएक्शन में पता होना चाहिए, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। तो अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, F2, फिर होता है Cl2, फिर Br2, फिर I2। ठीक है, तो और एक बात ध्यान रखना, यहां पे ये जो I2 का रिएक्शन होता है किसके साथ, एल्केन के साथ, ये वेरी स्लो होता है। अब ये वेरी स्लो क्यों होता है ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे जो F2 का रिएक्शन होता है ना, ये अपन यूजुअली नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते ये भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा अपन को क्या देखने को मिलेगा, Cl2 और Br2 देखने को मिलेगा। और जब हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं एल्केन में तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी हेलोजिनेशन रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। वैसे ही अगर हम लोग ब्रोमीन ऐड करते हुए दिखाई नजर आ जाए तो उस हेलोजिनेशन रिएक्शन को अपन ब्रोमिनेशन कह देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये आयोडीन का रिएक्शन स्लो क्यों होता है। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं आयोडीनेशन की तो देखो ये एल्केन में जब मैं आयोडीन ऐड कर रहा हूं तो रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन होके आयोडो एल्केन तो बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो मुझे पता है उसका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है ना। जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है वो बहुत स्लोली प्रोसीड करती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन फिर से ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है सर, क्या हम लोग ये रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट नहीं करवा सकते? मतलब क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये फॉरवर्ड हो जाए, मतलब ये पीछे शिफ्ट ना हो? तो बच्चों ऐसा हो सकता है। याद करो अपन ने क्या पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, अपन ने पढ़ा था ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या? ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। और ले चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है जब भी अपन को रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मुझको बनाना है ये, तो इसकी कंसंट्रेशन तो मैं डिक्रीज नहीं कर सकता, तो किसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करनी होगी, इसकी। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूं जिससे ये HI किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है ये
एस्केप कर जाती है अपन के रिएक्शन वेसल से। यहाँ पे ये आयोडीन एस्केप हो जाएगा रिएक्शन वेसल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन यूज कर सकते हैं, एक तो HiO3 और एक कंसंट्रेटेड HNO3। तो आयोडीनेशन कब पॉसिबल होगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, HiO3 और कंसंट्रेटेड HNO3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जब भी मुझे एल्केन की आयोडीनेशन करवानी होगी तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा। तो जब मैं एल्केन का आयोडीनेशन करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 और HiO3 तो मुझे क्या मिलता है, आयोडो एल्केन मिलता है। और ये क्या है, ये मैंने जनरल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है जहां पे मैंने एल्केन लिया है और एल्केन की मैंने आयोडीनेशन करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ HiO3 और मुझे क्या मिला, आयोडो एल्केन। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो जब भी मैं मीथेन का आयोडीनेशन करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर HiO3 तो मुझे क्या मिलेगा, आयोडो एल्केन मिलेगा। क्लियर। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आयोडोमीथेन। क्लियर। तो नेक्स्ट, तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि फ्लोरिनेशन जो है पॉसिबल नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत सारी हीट रिलीज होगी, कौन से, जब मैं फ्लोरिनेशन करवाने जाऊंगा बहुत सारी हीट रिलीज होगी और उससे वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन वेसल जो है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इसलिए अपन फ्लोरिनेशन नहीं करवाते। तो सर अगर फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या फ्लोरोएल्केन हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम लोग फ्लोरोएल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं बट इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से। और वो दूसरा मेथड जो है वो उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। वी कैन प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन्स बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब सर ये स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है ये अपन इसकी बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है फ्लोरोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन्स। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में पूछा गया है और साथ ही साथ यही क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। तो क्या है, द बेस्ट मेथड इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे सेकेंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलोएल्केन्स। तो अपन इस बार क्या करेंगे, एल्कीन्स के द्वारा यूजिंग एल्कीन वी विल प्रिपेयर मोनोहेलोएल्केन्स। तो जब मैं बात करता हूं कि सर एल्कीन से कैसे मोनोहेलोएल्केन्स प्रिपेयर किया जाता है, तो इट बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। बाय एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड वी कैन प्रिपेयर व्हाट, मोनोहेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कीन। तो हेलोजन एसिड भी कौन कौन से, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। यहां पे अपन HF यूज नहीं करते, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब भी मैं एल्कीन लेता हूं इसमें किसका एडिशन करवाता हूं, हेलोजन एसिड का, तो क्या होगा देखो यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये एक कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा हेलोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जब भी तुमको क्या मिल जाए, एल्कीन और इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, तो एक कार्बन में हाइड्रोजन चिपका देना और दूसरे कार्बन में हेलोजन चिपका देना, ठीक है। तो ये बन गया अपना मोनोहेलोएल्केन, ठीक है। तो ये थी जनरल बात। अब मुझे पता है कि एल्कीन कितने टाइप्स के होते हैं, एल्कीन दो टाइप्स के होते हैं। कौन से, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होता है सर सिमेट्रिकल एल्कीन और क्या होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब भी मैं बात करूं कि एल्कीन के दोनों साइड कैसे ग्रुप प्रेजेंट है, सेम टाइप के ग्रुप प्रेजेंट है। जब भी मेरे डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है तो ऐसे एल्कीन को अपन सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या दिखते हैं, मुझे अलग अलग ग्रुप दिखते हैं, तो ऐसे एल्कीन्स को अपन अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन एसिड का एडिशन करता हूं, तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे से मैं क्या कर सकता हूं, प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो किसी भी कार्बन में क्या कर देना, हाइड्रोजन चिपका देना और दूसरे वाले कार्बन में हेलोजन एसिड चिपका देना, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन मैंने क्या लिया है, Cl। तो आप लोग किस कार्बन में हेलोजन ऐड कर रहे हो और किस कार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो डिपेंड नहीं करता है, दोनों केस में क्या आएगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो बात आ गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन की। तो जब मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की,
तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा सर कि ये जो अपना हेलोजन है कौन से एटम में, कौन से कार्बन एटम में ऐड होगा और ये हाइड्रोजन कौन से कार्बन एटम में ऐड होगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर मुझे देगी मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं मैकेनिज्म की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हेलोजन एसिड का ऐड करते हैं तो अपन को यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एक बार तो अपन को ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड होता हुआ नजर आ जाएगा और दूसरे बार साइड वाले कार्बन में। ठीक है ना, तो ये दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इन दोनों में से एक तो होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट। तो सर ये मेजर और माइनर अपन कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये मेजर और माइनर हम डिसाइड कर सकते हैं, कई तरीके हैं इसको डिसाइड करने के लिए कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। चलिए देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, इसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं, बाय लुकिंग एट द मैकेनिज्म एंड बाय यूजिंग मार्कोनिकॉव्स रूल। लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट तरीका है मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिटरमाइन करने का, दैट इज मैकेनिज्म। ठीक है, और ये बेस्ट वे क्यों है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। एक बार पहले अपन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जब मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की, तो देखो मैंने क्या किया है, क्या लिखा है यहां पे, जो मैकेनिज्म होती है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये जब मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा तो उस वक्त बताऊंगा। लेकिन होता क्या है इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये अपना हेलोजन एसिड है, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, एक ब्रोमीन एटम। तो ब्रोमीन एटम क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब होता क्या है, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तब क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो होगा क्या, ये जो ब्रोमीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही साथ इस बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाएगा। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अब सर ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो मुझे अगर बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, या फिर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा न्यूक्लियोफाइल, तो देखो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना के रखी है जिससे आप 1 मिनट से भी लेस टाइम में प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना है, आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, उससे आप बहुत ही इजीली लेस देन अ मिनट में डिटरमाइन कर पाओगे कि किसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, किसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अभी फॉर ए टाइम बिंग ये समझ लो कि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे ये H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल, और ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H+ में और Br- में ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब देखो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में अपनी जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, सेम कार्बन एटम्स के, सेम एटम्स के बीच में मौजूद है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किसके साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ या न्यूक्लियोफाइल के साथ, हाँ न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड का डोनेशन किसको हो जाएगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स H+ को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो जब ये अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स H+ को डोनेट करता है तो होता क्या है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा या तो हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा। तो जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होता है तो यहाँ पे बीच वाले कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो पॉसिबिलिटीज लिखी है। तो जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे अपन को दो टाइप के कार्बोकेटायन मिलेंगे, कौन सा 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और मैंने आपको जीओसी में भली भांति पढ़ा के रखा है कि कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। तो कौन सा कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। मतलब कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा अमाउंट में बनेगा, कौन सा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी बनेगा लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट में बनेगा। ठीक है,
अब क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या होती है, इंटरमीडिएट स्पीसीज, और इंटरमीडिएट स्पीसीज की लाइफ टाइम क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम होती है, वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बन गया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ना कार्बोकेटाइन, तो यहां पे क्या होगा, अपना जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि ब्रोमीन है वो आके अटैक मारेगा किस पे, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, और जैसे ये अटैक मारेगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। समझ आया। अब देखो यहां पे ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये स्लो स्टेप होता है, और अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इजंट इट। तो यहां पे देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लोएस्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जब जब हम लोग को क्या दिखेगा, स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता हुआ नजर आएगा, तो उन रिएक्शन को अपन किसके अंडर रखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो ये तो था मैकेनिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट हम लोग और एक तरीके से दे सकते हैं, डेट इज यूजिंग मार्कोनिकॉप्स रूल। क्या होता है मार्कोनिकॉप्स रूल, तो मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि ये क्या है, ये अपन का रिएजेंट है, और रिएजेंट का ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। तो मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब हमारा जो नेगेटिव पार्ट है किसका, रिएजेंट का, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है, लेस है। तो मेरे को बताओ इन दोनों में से किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, इसके पास, तो ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास, और वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH Br, और हमारा हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और माइनर क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट। इसके अलावा जो और एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है वही क्या बनाएगा, वो ही हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसके बाद हमने देख लिया मार्कोनिकॉप्स रूल। लेकिन ये जो मार्कोनिकॉप्स रूल है ना, इसका एक ड्रॉबैक है, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। मैकेनिज्म यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, लेकिन मार्कोनिकॉप्स रूल कहीं कहीं पे फेल हो जाती है, और कहां कहां पे फेल होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। एक केस आता है रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग का, तो वहां पे ये जो मार्कोनिकॉप्स रूल के को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, लेकिन वहां पे अगर आप लोग मैकेनिज्म अप्लाई करते हो तो कभी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं आगे, जब जैसे जैसे बढ़ेंगे बातों को समझते जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब मुझे एक एल्कीन दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे HCl का एडिशन करवाना है, तो कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक तो क्या मार्कोनिकॉप्स रूल और दूसरा मैकेनिज्म। तो मैं तो बोलूंगा आप लोग हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैकेनिज्म अगर फॉलो करते हो तो मुझे पता है ये H+ में टूट जाएगा, ये Cl- में टूट जाएगा, और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H+ का एडिशन होता है और हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हाइड्रोजन का एडिशन या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर यहाँ ऐड होता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, 2 डिग्री। मतलब हम लोग को कौन से कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनाना है, यहाँ पे बनाना है, तो हाइड्रोजन किधर ऐड होगा, ठीक है। ये बन गया अपना कार्बोकेटाइन। जैसे ही हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl- और अटैक करके क्या बना देगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस बार उल्टा कर दो, इस बार Cl को यहाँ पे ऐड करवा दो, तो ये हो जाएगा मेरा माइनर प्रोडक्ट। ये तो था यूजिंग मैकेनिज्म भी हम लोग विद इन 30 सेकेंड्स आंसर कर पाते हैं, है ना। और अगर मैं मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करता हूं तो भी मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे Cl ऐड होगा, क्योंकि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट्स गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक स्पेशल केस आता है, ठीक है, और वो स्पेशल केस क्या है देखो, तो देखो ये क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अपन क्या करा रहे हैं, HBr का एडिशन करा रहे हैं, लेकिन इस बार जो एडिशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट मैंने इसका ऑलरेडी 2 बार बना के दिखाया है, तो सर मेजर प्रोडक्ट ये होगा ना, ये होगा, ऐसा सबको लगता है कि प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा, लेकिन इस बार ये गलत हो गया। जब जब HBr के साथ क्या आ जाए, पेरोक्साइड आ जाए, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट है दोनों चेंज हो जाएगा। समझ में आया, जो कभी मेजर हुआ करता था अब वो माइनर हो जाएगा, और जो पहले माइनर हुआ करता था अब वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। मतलब मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस बार मेरा मेजर प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और ये केस स्पेशल केस है, और ये सिर्फ इसी केस में होता है जब HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। होता क्या है, तो जब हम लोग HBr के साथ पेरोक्साइड यूज करते हैं तो मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। पहले क्या मैकेनिज्म हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, लेकिन जब हम लोग पेरोक्साइड यूज करते हैं तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्ट मेजर और माइनर चेंज हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं खारस इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो चलिए देखते हैं, तो क्या है एंटी मार्कोनिकॉव रूल या फिर खारस इफेक्ट। तो ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये कब होगा, ये इफेक्ट कब दिखाई देगा आपको, जब रिएजेंट क्या होगा, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ध्यान रखना, सिर्फ इसी केस में, ये सिर्फ इसी केस में क्या शो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट या फिर खरास इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो अब से पेरोक्साइड क्या होता है, तो पेरोक्साइड याद करो, मैंने रिडॉक्स में बताया था पेरोक्साइड क्या होता है, जब जब किसी कंपाउंड में आपको ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिख जाए, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाए, तो वैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, पेरोक्साइड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के पेरोक्साइड दिखाई दे सकते हैं, एक तो बेंजोइल पेरोक्साइड जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C6H5CO(O2), जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो जब जब आपको एरो के ऊपर एक तो HBr दे दे या फिर पेरोक्साइड दे दे, इसके साथ क्या दे दे, आपको पेरोक्साइड भी दे सकता है या फिर इन दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो जब जब आपको ये दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट, है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट क्या है, ये वाला एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट। तो अपन को अक्सर ज्यादातर केस में मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, माइनर के बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन मुझे ध्यान होना चाहिए कि क्या होता है ये मेजर और क्या होता है माइनर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया जाए तो ये कौन सा मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज बातें याद रखनी है कि प्रोडक्ट क्या होगा, रिएजेंट कौन है खारस इफेक्ट का, और तीसरा कौन सी मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना, और कहां गलत होता है, यहां पे गलत होता है। तो देखो यहां पे फिर से मैं क्या करवा रहा हूं, यहां पे मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर मैं मार्कोनिकॉव रूल्स अप्लाई करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाता है, CH3CH3 Cl- कहां ऐड हो जाएगा, इस कार्बन पे विच हैज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए था कुछ ऐसा, लेकिन मेरा ये प्रोडक्ट नहीं बनता। अब क्या बनता है प्रोडक्ट, ये मैं कैसे बता सकता हूं, बाय चेकिंग आउट द मैकेनिज्म। तो चलो फिर से मैकेनिज्म के पास चलते हैं, तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्या होता है, पहले स्टेप में ये HCl का ब्रेकेज क्लीवेज हो जाएगा, तो H+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, एल्किन में H+ का एडिशन क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना।
दो तरह के कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, एक तो 1 डिग्री, एक तो 2 डिग्री, लेकिन अपन को कौन सा बनाना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो यहां तक तो सब सेम था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब देखो क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में ना रीअरेंजमेंट का चांसेस रहता है, और ये रीअरेंजमेंट कब होता है, जब कोई चीज लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, जब कोई चीज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो यहां पे 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है। और कैसे होता है, जब ये जो हाइड्रोजन है अपना, ये हाइड्रोजन है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। तो होगा क्या, जब ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां चला जाएगा तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मुझे पता है क्या होता है, मोर स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। ठीक है, तो जैसे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये रीअरेंजमेंट का केस है। ये जो हाइड्राइड शिफ्ट होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जब भी मुझे क्या दे दिया जाए, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड किसी भी एल्कीन में, हम लोग मैकेनिज्म को देखते हुए क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू व्हाट, एल्कीन। अब एक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर मेरे को बताओ कि क्या होगा। क्या गिवन है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिवन है। सर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना के आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहां लगता है, जब HBr प्रेजेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, यहां पे क्या है, HCl। तो एग्जामिनर क्या दे देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वो जो खेरेस इफेक्ट है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, वो सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होता है, एंड दैट इज इन केस ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बाकी आपको HCl दे दे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या फिर आपको HI दे दे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपको क्या बनाना है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे अगर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर मैकेनिज्म फॉलो करते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ऑर्गेनिक की एक खास बात है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीजें क्लियर होता जाए। अगर आप लोग 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे ब्रेन में बस जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो विद दिस आई रैप अप टुडेस लेक्चर। थैंक यू।